जातीय जनगणना करा के उस डाटा का वो कैसे उपयोग करेंगे, और उनके पास कोई योजना है तो 2011 में क्यों नहीं किए, उस समय में नहीं। अगर अभी में अचानक रात में भगवान बुद्ध आके बुद्ध ज्ञान दे गए तो अपने शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कसम खाए हुए हम जब केंद्र सरकार में आएंगे तभी करेंगे? अग्निवीर योजना अगर बंद करना चाहते हैं तो हथियार कहां से खरीदा जाए और ये 36 साल के एवरेज आयु को कैसे कम किया जाए, इसका एक योजना लेके आए। अगर एमएसपी देना चाहते हैं तो ये बताएं कि 10 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा, उसका भंडारण कैसे करेंगे, और जब ये ज्यादा कीमत देने लगेंगे तो जब बाजार में सारे चीज का कीमत बढ़ जाएगा उसको कैसे मैनेज करेंगे? एससी एसटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए कहां कहां करेंगे, उसका सीमा कहां होगा? मेरे स्कूल के टीचर तक होगा, मेरे गांव के स्कूल के टीचर तक होगा? अगर हम लोग ये मान लें कि सारे लोग भेदभाव ही करते हैं, केवल अपने वर्ग के लिए ही सोचें, तो हर मंत्रालय में 5 मंत्री होना चाहिए, विपक्ष के नेता भी 5 होने चाहिए। क्या अनर्गल प्रलाप है राहुल जी? इस सबसे बाहर आइए, समझदार बनिए, प्रूफ कीजिए कि आप इस एलओपी के लायक हैं। नमस्कार दोस्तों, देख के डरिएगा नहीं, ये किसी फिल्म में विलेन का रोल नहीं अदा कर रहे हैं, ये संसद में एलओपी का रोल अदा कर रहे हैं। अभी हाल में ही संसद में जब भाषण दे रहे थे बजट पे, तो वो बताए तो एनडीए गवर्नमेंट को जब भी मौका मिलता है वो चुटकी बजाते हुए जनता के लिए चक्रव्यूह का रचना करता है। अब एक शब्द चक्रव्यूह वो लेके आए, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में भी एक बहुत ही प्री प्लान तरीके से एक चक्रव्यूह रच रहे हैं सरकार को घेरने के लिए और सत्ता में वापस आने के लिए। जिस तरह वो बताए कि बहुत सारे लोग मिलके 6 लोग मिलके चक्रव्यूह का रचना कर रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट में, वैसे ही वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे बाहर आना एनडीए गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं हो पाएगा। और एनडीए गवर्नमेंट के लिए क्यों, जब अपनी सरकार बना लेंगे अगर ये सारे कमिटमेंट और वादों के बाद, तो वो भी इससे बाहर देश को लेकर नहीं आ पाएंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं उनके एक वक्तव्य जातीय जनगणना से। ये वादा वो संसद में बार बार कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना करेगी। क्या उनका प्लानिंग है, क्या विजन है जातीय जनगणना करने के पीछे, वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन 1-2 बार बात करने के दौरान में वो ये जरूर बोले हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और एक बार वो बताए थे कि सबके संपत्ति का एक्सरे करेंगे, किसके पास कितना संपत्ति है। दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक पहल है। इसलिए नहीं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, और साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि किस जाति में पिछले 75 साल में कितना उन्नति हुआ है और कौन सी जाति ऐसी रह गई है जो अभी भी उन्नति नहीं कर पाई है या मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। उनके लिए अलग से कुछ करना बहुत जरूरी है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इसका मतलब क्या है वो नहीं समझा पाए। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी, वो उस हिसाब से बांटती जाएंगी? अगर ओबीसी एससी एसटी 80% होंगे तो जॉब में रिजर्वेशन 80% हो जाएगा। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि इसी आधार पे प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण दे दिया जाएगा, अगर उनका ये दोनों मतलब है तो भी ये बहुत गलत है। गलत इसलिए नहीं है कि जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी दलित हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर आज हम लोग अपने देश को देखें तो सबसे बड़ा समस्या है गरीबी, आय का असमानता, संपत्ति का असमानता, और उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। अगर उनका ये कहना है कि वो जातीय जनगणना करके सरकारी नौकरियों में 80% आरक्षण दे देंगे या जो भी उनका संख्या आता है, तो किस समस्या का समाधान होगा? भारत में अभी लगभग 8.5 से 9 करोड़ लोग बेरोजगार है। अभी जो बेरोजगारी की दर ये 8.5-9 करोड़ इसलिए वैरी कर रहा है कि सरकार का, एनजीओ का, न्यूट्रल एजेंसीज का और विपक्ष का अलग अलग आंकड़ा है। अगर इसको एवरेज करें तो ये
8:30 9 आएगा, वैसे किसी का 10 का आना है, किसी का 8 का आना है। हम लोग इसमें नहीं जाते हैं, हम लोग एक 9 करोड़ का आंकड़ा पकड़ के चलते हैं। सरकार 80% रिजर्वेशन कर देगी, क्या समस्या का समाधान होगा इससे? सरकारी नौकरियां हैं कितनी? सारा बैकलॉग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,47,000 बैकलॉग और अभी की रिक्तियां हैं। सारे राज्य सरकार को मिला देंगे तो लगभग 2,90,00,000 के आसपास आएगा। कुल मिला के एक 3 करोड़ का आंकड़ा पकड़ लेते हैं। 9 करोड़ में 3 करोड़ को नौकरी मिल जाएगा, चाहे वो पूरा आरक्षण के दे के ही मिल जाए या 80% आरक्षण ही दे के मिले। 9 करोड़ में 80% 7 करोड़ 20 लाख ओबीसी और SC ST से होंगे। उसमें से आप 3 करोड़ को नौकरी दे देंगे, बाकी 4 करोड़ कहां जाएंगे? और ये बैकलॉग भरना भी इतना आसान नहीं है। जहां सरकारें अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं, वहां सिर्फ वोट बैंक के लिए अपॉइंट करके क्या होगा? अभी दिल्ली की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट का ये कमेंट है दिल्ली सरकार पे, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? इसलिए कि मुफ्त में बिजली और पानी बांटने के बाद सरकार के पास उतनी संसाधन नहीं है। तो हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 3 करोड़ अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वो भी संभव नहीं है। और अगर कर भी दे फिर भी 6 करोड़ लोग कहां जाएंगे? फिर किस समस्या का समाधान है ये? दूसरा उनका कहना था कि वो संपत्ति देखेंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है। मान लेते हैं 100% संपत्ति बाकी 20% के पास है और ये जो 80% उनके पास 1 पैसे की संपत्ति नहीं है, तो क्या करेंगे? संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे और सब में बराबर बराबर बांट देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच है। जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने संपत्ति, सबको बराबर बांट दीजिए। फिर क्या होगा? देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब अपना बोरिया बिस्तर उठा के बाहर चली जाएंगी। सब लोग मिलजुल के 2-4 साल में सारा संपत्ति खा जाएंगे। और आप क्या करेंगे? 5 साल शासन चला के आप भी विदेश चले जाएंगे, जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति चले गए। ऐसा बहुत सारा देश है, आपके जैसे अराजक नेता बहुत सारे देश में हुए हैं। जानना तो हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन करा के आप करना क्या चाहते हैं? आप जो एक भेद में बोलते हैं कि हम संपत्तियों का विवरण लेंगे, तो लोग ये समझते हैं कि आप संपत्ति बांट देंगे। उसके बाद तो सारे लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। खटाखट योजना जिस तरह यूपी में महिलाएं आपका ऑफिस के बाहर में लाइन लगाई थी, वैसे लगा देंगे। कैसे संभालेंगे आप उनको? क्या बाकी लोगों का सारा संपत्ति लेकर बांट देंगे आप? अडानी अंबानी और जितने बड़े उद्योगपति वो तो अभी भाग जाएंगे। अभी नहीं भाग पाए तो 2-4 साल में समेट के चले जाएंगे। रह जाएंगे हमारे यहाँ हमारे जैसे लोग, जो सामान्य जनता है वो बच जाएगी झुनझुना बजाने के लिए। अभी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ विदेश चले जाएंगे। कोई परेशानी तो है नहीं आप लोगों को। अगर आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, शौक से कराइए, लेकिन ये आप बताइए कि क्या आप सहमत हैं नेहरू से, जिनके स्वतंत्रता सेनानी बने रहने पे और देश को आजादी देने के विजन के पीछे आप बताते हैं कि आपको उन पे गर्व है? तो क्या उन्होंने जो लिखा था कि ये गलत है, आप उसको समर्थन करते हैं? इंदिरा गांधी ने कहा था कि समय आ गया है कि जात पात मिटाएं, उससे आप सहमत हैं? आपके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि मंडल आयोग एक डब्बे में भरे कीड़े की तरह है, इसको खोलने से वो पूरा कीड़ा बाहर निकल जाएगा। क्या आप उससे सहमत हैं? आप कह सकते हैं कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उनके सारे बातों से सहमत हो। होता है, हम लोग भी अपने गार्जियन के हर बात से तो सहमत नहीं होते हैं। आप नहीं सहमत होंगे, लेकिन जिस जातीय जनगणना के लिए अभी आप इतने परेशान हैं, 2011 में जब कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराया था, उसके डाटा को 3 साल संभाल के क्यों रखे हुए थे? मान लीजिए किसी कारण से आप सार्वजनिक नहीं कर सके, उस डाटा को देख के आप दलितों के, पिछड़ों के उन्नति के लिए कौन कौन सा योजना बनाए, कोई उपयोग आप उस डाटा का नहीं किए। तो अब इस बात का क्या गारंटी है कि इस बार जब आप जातीय जनगणना कराएंगे और इसके बहाने सत्ता में आ जाएंगे तो उसके बाद आप उस डाटा का कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ आपके नियत में खोट है। आप कहेंगे कि नियत में खोट क्यों है, तो उसके पीछे 2 कारण है।
एक बार जब आपके पास जातीय जनगणना का डाटा था तो 3 साल आप कुछ नहीं किए। दूसरा, अभी जहां जहां आपकी सरकार है आप वहां पे क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे? स्टेट लेवल पे तो करा सकते हैं ना, जैसे बिहार कराया। वहां सरकार मान्यता नहीं देगी, आपके पास तो डाटा होगा ना, आप सार्वजनिक कर पाइएगा ना, जैसे बिहार की सरकार की। उसी डाटा के आधार पे दलितों और पिछड़ों के लिए योजना लाइए, उनको मुख्य धारा में लाइए और फिर गर्व से पूरे देश के जनता के सामने में आके कहिए कि देखिए कैसे छत्तीसगढ़ में हमने विकास का कार्य किया। वो आप नहीं कर सकते हैं ना। जब उड़ीसा में पटनायक की सरकार आई तो उस समय वहां गरीबी 63% था और अभी जब वो इलेक्शन हार के बाहर हुए हैं तो अब 13% है। उन्नति और विकास इसको कहते हैं, बिना किसी जातीय जनगणना के आधार पे। अगर आप पिछड़ों और गरीबों और दलितों का उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए कोई आपको मैक्रो लेवल के डाटा का जरूरत नहीं है। और अगर वास्तव में है और आप समझते हैं कि डाटा रहने से बेहतर कर पाएंगे तो आपको करना चाहिए ना। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। चलिए जातीय जनगणना से तुम लोग बाहर निकलते हैं और आते हैं अग्निवीर योजना पे। आप तो सरकार में रहे हैं और श्रीलंका में तो आपके पिताजी ने ही भेजा था सेना। जब वहां पे बुरी तरीके से अपने सैनिक हताहत हुए थे तो उसके बाद कमेटी भी बनी थी, जो हमेशा बनती है। उसका फाइंडिंग भी आया था। आप सरकार में है तो आपके पास होना चाहिए। उस कमेटी के फाइंडिंग को भी पढ़े थे, जिसमें लिखा गया था जिस रेजिमेंट के सैनिकों का औसत आयु कम था उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था और जिस रेजिमेंट के सैनिकों का औसत आयु ज्यादा था वो बहुत हताहत हुए थे। और ये तो बहुत नेचुरल चीज है ना, ये सबको पता है कि 36 साल की उम्र में एक युवा जितना कर पाएगा उससे बहुत ज्यादा 24-25 साल का युवा कर पाएगा। अपने देश में अभी औसत आयु 36 साल है। सारे बाकी दूसरे देश में जो अपने सराउंडिंग है या जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है सबका 25 के आसपास है। तो 25 साल के सैनिक से 36 साल के सैनिक कैसे युद्ध कर पाएंगे विषम परिस्थितियों में? ये फाइंडिंग कारगिल के समय भी आया था, लेकिन कारगिल में तो एनडीए की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो उससे आपको लेना देना नहीं है। आप ये बताइए उस फाइंडिंग को आप लोगों ने जब देखा तो क्या निर्णय लिया? देश के सेना के औसत आयु को कम करने के लिए क्या किया जाए? दूसरा, अभी जो रक्षा बजट आया है जिसमें 6,21,000 का रक्षा बजट है उसका 67% सिर्फ पेंशन और सैलरी में खर्च हो रहा है। उसके बाद जो पैसा बच रहा है 23% उसमें सेना का बाकी सुविधा है, जैसे कि उनका मेडिकल फैसिलिटी है, उनके फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन है, बाकी सारा सुविधा है वो देना है। उसके बाद हथियारों का रख रखाव करना है, फिर नए हथियार भी खरीदने हैं। R&D को तो भूल ही जाइए। ये कहां से होगा और कैसे होगा? मान लीजिए आप कहिएगा कि नहीं ये सब ऐसे ही चलते रहेगा, गुड, लेकिन कल को एक दिन ऐसा आएगा कि छोटा देश नेपाल जैसा देश भी भारतीय सेना पे आक्रमण कर देगी। हमारे 36 साल के युवा सैनिक, युवा ही होंगे ना, जब आप 55 साल की उम्र में युवा हो सकते हैं तो वो 36 साल में तो युवा क्या बच्चा कहना चाहिए। जब हमारे 36 साल के युवा सैनिक नेपाल के 25 साल के सैनिकों से युद्ध करेंगे, उनके पास चीन का दिया हुआ लेटेस्ट हथियार होगा और हमारे पास 20 साल 25 साल 30 साल पुराना हथियार होगा, तो हमारे सैनिक कितने हताहत होंगे? आप यही चाहते हैं ना, और क्यों नहीं चाहेंगे? फिर तो आप सैनिकों के घर उनके बच्चों को हक करेंगे, पेपर में और सोशल मीडिया में न्यूज आएगा कि एक ही तो दिल है, कितने बार जीतोगे? लेकिन उस समय जिसके पास दिमाग है वो पूछेगा। अगर अग्निवीर योजना गलत है तो इस दोनों समस्या का समाधान लेके आपको आना चाहिए। आज एनडीए की सरकार लेके आई ना, अग्निवीर में आलोचना हुआ कि वहां से जो 30,000 सैनिक बच जाएंगे उनका क्या होगा। एक समाधान तो लेके आई, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन देके ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी बचता है तो जितना पुलिस सर्विस है उसमें ऑब्जर्व कर लिया जाए। समस्या का समाधान तो चाहिए, उसमें आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अग्निवीर बंद कर देंगे उसके बाद क्या होगा पता नहीं। अगर आपका ये कहना है कि ये पेंशन कोई बर्डन नहीं है तो 2004 में आप ही की सरकार ने देश के अंदर में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके पेंशन को बंद किया था, क्योंकि वो सच्चाई था कि उस लोड को ले पाना अब सरकार के बस का बात नहीं था और कुछ दिन के बाद सेना के पेंशन के लोड को भी ले पाना संभव नहीं हो पाएगा। आपको
थोड़ा सा समझदार होना होगा। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब आपके कहने का मतलब है। पिछली बार जब अग्निवीर पे बहस हो रहा था कि मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उस समय आपका कहना था कि आप अग्निवीर के घर पे गए थे और उन्होंने बताया कि कोई पैसा नहीं मिला। बाद में फिर उन्होंने कहा कि उनको पैसा मिला, इंश्योरेंस का पैसा था। उस इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। और क्या सारे सैनिकों के लिए दे रही है? नहीं, सिर्फ अग्निवीर के लिए दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको उनके हताहत होने पे उनको वो पैसा मिल सके, सरकार को अपने जेब से मुआवजा नहीं देना पड़े, इसीलिए तो सरकार हर अग्निवीर का इंश्योरेंस कराई है और उसका हर महीने 5,000 रुपया प्रीमियम देती है। आपके लिए इसका कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि आपको विवाद पैदा करना है। देश की सुरक्षा से आपको मतलब नहीं है, सामाजिक सुरक्षा से मतलब नहीं। आप जातीय जनगणना कराएंगे इसलिए कि आप संपत्ति का एक्सरे कराएंगे, करके क्या करेंगे ये आपको पता नहीं। आप अग्निवीर योजना बंद करेंगे, लेकिन सैनिकों का हथियार कहां से आएगा और 36 साल के सैनिक युद्ध कैसे करेंगे, इससे आपको मतलब नहीं। फिर एक तीसरा मुद्दा आप उठाए, गारंटीड एमएसपी। गारंटीड एमएसपी देने के बाद 10 लाख करोड़ रुपए के फंड का जरूरत पड़ेगा। वो कहां से लाएंगे आप? किस पे टैक्स बढ़ाएंगे? अभी जो 2 लाख करोड़ के आसपास का अनाज खरीदा जा रहा है, जो बारिश में भीग रहा होता है, जिसको रखने का, भंडारण का, संभालने का कैपेसिटी अभी भी देश के पास नहीं है, जब उससे 5 गुना खरीद लीजिएगा तो उसको रखिएगा कहां? किसानों को डाइवर्सिफाई करने का जरूरत है। जिस तरह की सरकार एक योजना लेके आई कि 1 करोड़ किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, नए तरीके से खेती का, नए फसल उपजाने का, जरूरत इसके लिए है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, इसके लिए कि विजन रखना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है, माथापच्ची करना पड़ता है। आप वो सब तो नहीं करेंगे। आपके लिए तो आसान है कि हाँ दे देंगे। आप एक नया सा गुफा छोड़े हैं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो हलवा सेरोमनी में नहीं है, वो सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है, वो मंत्रालय में नहीं है। आप इतने दिन सरकार में रहे, अभी भी सरकार में हैं, जहां जहां है वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? आप ये कसम क्यों खा लिए हैं कि जब आप केंद्र की सरकार में आएंगे तभी आप ये काम करेंगे? आपको करना नहीं है, आपको एक मुद्दा उठाना है और उसके बाद सत्ता पाना है, और फिर बाद में जो भी हो, ये अराजकता फैला के आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे और देश की जनता आपके दरवाजे खड़ी हो जाएगी कि अंबानी के संपत्ति में मेरा हिस्सा दो, मेरे पड़ोसी के मकान में मेरा हिस्सा दो, सामने के मॉल में मेरा हिस्सा दो, आप नहीं दे पाइएगा। जब ये किसान आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे कि मेरा अनाज खरीदो, मेरा अनाज खरीदो, कहां से पैसा लाइएगा? और अगर आप ले भी आए, लोग ऐसे परिस्थिति में चाचा के यहाँ से, मामा के यहाँ से लेते हैं, आप मामा के यहाँ से ले लीजिएगा, इटली से आपको मिल जाएगा पैसा। ले भी आए तो उसके बाद जो महंगाई आएगा उसको कैसे संभालिएगा? कोई योजना नहीं है आपके पास। आपका चौथा कहना था SC ST का रिप्रेजेंटेशन। आप ये चीज बताइए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में 15 अधिकारी SC ST OBC के होते तो बजट का प्रारूप अलग होता। क्या होता? वो सड़क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो गरीबों में बांट देते। क्या होता? वो जो रक्षा का पैसा है 6,21,000 वो गरीबों में बांट देते। अभी जो खर्च हो रहा है, क्या एक प्लानिंग से बाहर जाके अपने वर्ग के लिए भेदभाव करते? आपके समय में क्या हो रहा था? क्या आप लोग भेदभाव कर रहे थे? आपका कहना है कि सेक्रेटरी लेवल पे क्यों नहीं है SC ST? जो एक सिस्टम है उसके अनुसार वो भी आएंगे, और योग्यता सबसे बड़ा आधार होना चाहिए। ये बात आपके नाना जी कह गए, ये बात आपकी दादी माँ कह गई, ये बात आपके पिताजी कह गए, आप हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। कहां कहां आप रखिएगा? और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो जिस राज्य में आपकी सरकार थी वहां आप क्यों नहीं किया? इस चीज को आप अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं ट्राई किए? आप करते, आप SC ST OBC वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देते, और देने के बाद फिर आप
दूसरी जगह एज एग्जाम्पल रखते हैं, हम केंद्र सरकार में आएंगे तब करेंगे। क्यों भाई, ऐसा कसम क्यों? आप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक और बहुत अजब गजब योजना है, खटाखट योजना, जिसमें आप हर बेरोजगार आदमी को साल में 1 लाख रुपया देंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग क्या है, कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। पैसा सरकार का, बांट दीजिए सारा। उसके बाद हॉस्पिटल का खर्च बंद, स्वास्थ्य का खर्च बंद, कृषि का खर्च बंद, शिक्षा का खर्च बंद, सारा खर्च बंद। सैलरी के लिए पैसा नहीं, क्योंकि जब आप ये कहिएगा कि जो भी युवा बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपया सालाना देंगे, तो अभी अपने यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय 10,500 रुपये महीने के आसपास है। अब सोचिए, जब 8,500 रुपया उनको घर बैठने से मिलेगा तो वो क्यों कहीं नौकरी करेंगे? आराम से घर में बैठेंगे, चैन का बंसी बजाएंगे और 8,500 रुपया पाएंगे। तो ये जितने गरीब लोग हैं वही करेंगे। जिनका आय इससे ज्यादा है, जो 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे, वो तो नहीं करेंगे। तो क्या होगा, अपने यहाँ से श्रम गायब हो जाएगा। फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? खेत में काम कौन करेगा? जो असंगठित क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं वो कौन करेगा? क्या फर्क पड़ता है? नहीं करे। आपको तो सत्ता में आना है, 5 साल मलाई खाना है, नहीं खा पाइएगा। क्योंकि जब लोग मांगेंगे, आप 65 लाख करोड़ रुपया लाइएगा कहां से? क्योंकि 65% आबादी रोजगार के लायक है, जिसमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में, कुछ अपना रोजगार है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो अभी रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे घर की महिलाएं, वो क्यों नहीं आगे आएंगे? जब उनको बैठे हुए 8,500 रुपए मिलेगा तो वो क्यों नहीं लाइन में लगेंगी? वो भी लगेंगी, हम भी लगेंगे। कहां से दीजिएगा? 65 लाख, 26-27 लाख करोड़ तो सरकार का कुल आय है, और आप 65 लाख करोड़ खटाखट योजना में बांट दीजिएगा। कुछ भी कह के सत्ता में आना है। ये जो चक्रव्यूह आप रच रहे हैं, इसमें अभिमन्यु देश की जनता है, हर तरीके से मारी जाएगी। कहां कहां आप SC/ST का रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अभी आपका कहना है कि अगर SC/ST के लोग रहेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। कहां कहां आप दे पाइएगा? बजट में 20 अफसर में आप दे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिएगा, मेरा केस जाएगा, हम वहां कहेंगे कि नहीं, ये जज मेरे जाति का नहीं है, मेरे बारे में नहीं सोच सकता है, तो 5 जज का कमेटी बनाइए। कल को थाना में केस होगा, हम कहेंगे ना मेरे जाति का इंस्पेक्टर नहीं है, ये मेरे साथ भेदभाव करेगा, तो 5 इंस्पेक्टर वहां रखिए। कल को केस के लिए IU अपॉइंट होगा, वहां पे भी 5 रखिए, क्योंकि मेरे जाति का नहीं है तो मेरे बारे में नहीं सोचेगा। स्कूल में प्रिंसिपल है, वहां भी 5 रखिए, क्योंकि मेरे जाति का नहीं है तो मेरे बारे में नहीं सोचेगा। साइंस का टीचर है, वहां भी 5 रखिए, क्योंकि जो टीचर फॉरवर्ड क्लास का होगा फॉरवर्ड क्लास के बच्चों पे ध्यान देगा। कहां ले जा रहे हैं देश को आप? कहां ले जा रहे हैं? आपके पीछे जो सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में मत जाइए। देश है तो आप विपक्ष के नेता हैं, देश को पहले रखिए, देश के बारे में सोचिए। देश है तो आप हैं, देश है तो हम हैं, देश है तो सब कुछ है। देश को ही बेच के मत खा जाइए सिर्फ 5 साल सत्ता में आने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगा हो या कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।